अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। सुभाष जी, आपने जो कहा है वो मेरे पास जो अवेलेबल मीन्स हैं वो मैंने लगा दिए हैं, पेपाल, मेरा बैंक अकाउंट। अदरवाइज बाकी जो इंडियन मोबाइल नंबर और इंडियन अकाउंट नंबर से जो चाहिए होते हैं ना, वो मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान बॉर्न हूँ, तो मैं इंडियन अकाउंट रख नहीं सकता, इंडियन मोबाइल रख नहीं सकता। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, ये सब इंडियन अकाउंट, बैंक अकाउंट चाहिए, और ये तो मेरे पास यही फैसिलिटीज हैं। तो थैंक यू। सम सरमत जी, आपकी तबीयत कैसी है? जी भाई, तबीयत फर्स्ट क्लास है, थैंक यू वेरी मच। तो अजीज दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मेन स्टोरी आज की, बाकी अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से मैंने आज सुबह वीडियो में आईएमएफ की डील के बारे में बताया है। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और पूरा कैबिनेट ट्वीटें कर रही है, मुबारक हो, आईएमएफ ने भीख दे दी। हालांकि अभी तो भीख में बड़े मरहले बाकी हैं। अभी तो स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, टेम्पररी एग्रीमेंट। ये फिर मैनेजमेंट स्टडी करेगी, सारा करके फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जाएगा। 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें फिर फैसला होगा कि क्या सिचुएशन है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लान कोई भी नहीं है इनके पास। $3 बिलियन आ जाएं कि $30 बिलियन आ जाएं, इन्होंने खर्च कर देने, अय्याशियां इनकी हो जाएंगी। आर्मी जनरल्स की थोड़ी प्रॉपर्टियां बढ़ जाएंगी यूरोप अमेरिका में, पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टियां बढ़ जाएंगी। भाई आप ये देखो कि ये भिखारी मुल्क जो पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, उसकी आधी से ज्यादा कैबिनेट मक्का में बैठी है। अभी किसी ने वीडियो लगाई, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राना सनाउल्लाह शैतान को कंकरियां मार रहा है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर से मीना में मुलाकात कर रहा है। प्रेसिडेंट साहब अलग वहां पे दावतें खा रहे हैं। आधी कैबिनेट सरकारी खर्चे पे गरीब मुल्क की हज करने गई है। इन लोगों को शर्म भी नहीं है जरा। ये किस मुंह से जाते हैं मांगने के लिए? जब शहबाज शरीफ उसके कान में खुसर फुसर करता है, मोहम्मद बिन सलमान के और मोहम्मद बिन जैद के कान में खुसर फुसर, या शेख प्लीज मदद कर दो, ये वो, इनको शर्म भी नहीं आती कि वो भीख मांगने के बाद बाहर निकलता है, लेटेस्ट मर्सिडीज का काफला होता है पूरा, लग्जरी गाड़ियों का। 25 गाड़ियां पीछे होती हैं, चाहे वो दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी। पाकिस्तान में हो तो 100 गाड़ियां होंगी, उसमें बैठ के 5 स्टार होटल में जाकर बैठता है। इस तरह कौन करता है भाई? अजीज दोस्तों, फिर मामला लंबा हो जाता है, सवालात रह जाते हैं। आते हैं सवालात की तरफ। अमित नायक जी, धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, होप योर हेल्थ इज फाइन। आई हैड ए क्वेश्चन अबाउट दैट। किसकी कॉमेडी अच्छी है, राहुल बाबा की या बिल्लो की? अगर ये दोनों पीएम बनते हैं तो क्या कॉमेडी से देश की ट्रेजेडी होगी? रिगार्ड्स। बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया है अमित जी। बिलावल की मैं कॉमेडी से ज्यादा ट्रेजेडी समझता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वो फॉरेन मिनिस्टर है और पोटेंशियल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। इससे ज्यादा बर्बादी पाकिस्तान के नसीब में हो नहीं सकती थी। मैं समझता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना वो इमरान खान है, लेकिन अगर बिलावल बन गया तो वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो बिलावल इज ए ट्रेजेडी। उसकी तो पैदाइश ही ट्रेजेडी है, कॉमेडी भी है। इसकी पैदाइश हुई ना, तो पीर पगारा जो सिंधियों का बहुत बड़ा लीडर है, उस वक्त वो गवर्नमेंट में था, जियाउल हक के राइट हैंड आदमी था, और वही गवर्नमेंट बनवाता था और सब कुछ करता था। प्राइम मिनिस्टर जुने जो इसी का आदमी था। जब बिलावल पैदा हुआ तो पीर पगारा ने कहा कि ये मुस्लिम लीग की है, ये बच्चा हमारा है। शेख रशीद भी इसके ऊपर इल्जामात लगाता रहता है। इसकी तो पैदाइश पे ही लानत है। अब आते हैं राहुल की तरफ। तो मोरलेस राहुल का भी केस सेम ही है, और बदकिस्मती इस अजीम भारत देश की रही है कि कांग्रेस
और ये नेहरू खानदान इस पे रूल करता रहा। बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी, अगर 47 में मोदी जी जैसा लीडर होता, और थे उस वक्त, ये नहीं है कि मोदी जी नहीं थे तो उस वक्त तो कोई और लीडर नहीं था, नेताजी, नेताजी होते तो आज पाकिस्तान होता। वल्लभ भाई पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो आज कश्मीर का मसला होता। ये सब बदकिस्मती है कि नेहरू खानदान, और नेहरू खानदान में भी एक से एक आए, लेकिन राहुल जैसा तो कोई नहीं आया भाई। इसके ऊपर तो रहम आता है, क्योंकि डेस्परेट है अंदर से, इसके अंदर ख्वाहिशों का एक समंदर है कि मैं क्यों अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मेरा बाप, मेरी दादी का बाप, सब प्राइम मिनिस्टर। इवन इसका चाचा संजय गांधी भी पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर था, इंदिरा गांधी जी के बाद उसका नंबर था। वो कहता है मैं क्यों नहीं बना अभी तक, बुढ़ा हो गया मैं, सर अभी तक यूथ आइकॉन बना हुआ हूं। फिर भारत जोड़ो यात्रा, फिर अमेरिका इंग्लैंड की यात्रा, पता नहीं क्या क्या इसने कर लिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में इसने देश के खिलाफ एक लंबी चौड़ी साजिशें कर दी। किसको नहीं पता कि मोदी जी के अमेरिका के ट्रिप को फेल करने के लिए ये 10 दिन अमेरिका में बैठ के क्या करता रहा, किसकी गोद में बैठा था। इसके चारों तरफ जितने भी लोग थे कौन थे, किसको नहीं पता। भाई साहब, ये इंदिरा गांधी जी की 70s नहीं है, मजे से इमरजेंसी लगाई, किसी को पता ही नहीं चला। ये सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चा बच्चा देख रहा था कि आईएसआई के रंगरूट जितने भी हैं ना अमेरिका में, और इंडियन अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल और पता नहीं क्या क्या, जो सारे आईएसआई के रन किए हुए वो हैं, वो राहुल गांधी को चला रहे थे। वहां पर उसने सिवाय इंडिया के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि चलो मोदी जी के खिलाफ तुम बोलते हो वो भी गलत है कि इंडिया की ये हिस्ट्री नहीं रही, ये ट्रेडिशन नहीं रही कि इंडियन पॉलिटिशियन जाके अपने अंदरूनी मामला बाहर डिस्कस करें। ऊपर से तुम डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर मुल्क के अपने कानून के हिसाब से होती है। एलन मुस्क ने साफ कहा इससे जब पूछा गया ट्विटर के मालिक को कि इंडिया में आपको सेंसरशिप फेस करनी पड़ती है, कहते हैं हर मुल्क के अपने हिसाब होते हैं, हर मुल्क के हिसाब से चीजें चलती हैं। भाई यहाँ पे नाइजल फरज है, एक्सट्रीम राइट पॉलिटिकल पार्टी का वो है, जीबी न्यूज के नाम से चैनल चलाता है, जर्नलिस्ट है। अब अभी कोई पॉलिटिक्स में मतलब एमपी एमए वगैरह नहीं है, वो प्योर जर्नलिस्ट है। जीबी न्यूज के नाम से चैनल चलाता है। इसके बैंक अकाउंट बंद कर दिए इंग्लैंड में, ब्रिटिश है, व्हाइट है, कहता है मेरा 1980 से बैंक में अकाउंट है, वो बंद कर दिया, मेरा अब इस वक्त कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। आपको पता ही इन सोसाइटी में अब तो इंडिया में भी बगैर बैंक अकाउंट के कुछ नहीं होता। उसका कोई बैंक अकाउंट खोलने को तैयार नहीं। अमेरिका का रिकॉर्ड देख ले, जूलियन असेंज के साथ क्या कर रहा है, विकीलीक्स वाले के साथ। बेचारा मेरा ख्याल है 8-10 साल से किसी एम्बेसी में छुप के बैठा हुआ है। अमेरिका उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए उसका विकीलीक्स बंद कर दिया, इसका सब कुछ। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हर मुल्क का अपना हिसाब होता है। जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, देश के सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो राहुल बाबा वहां जाके भारत के खिलाफ सारी चीजें कर रहे हैं, रहम ही आता है इसके ऊपर। और ये कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, नमस्कार, धन्यवाद भाई। सर श्री रामाकृष्ण विवेकानंदी आनंदास गुरु used to say that different religions are different paths to reach the same God. What is the Islamic point of view regarding this? इस्लाम कहता है कि all religions are fake। जो सिर्फ अल्लाह को बिलीव करता है और उसके प्रॉफिट मोहम्मद को उसका प्रॉफिट मानता है और लास्ट प्रॉफिट मानता है, वो ही सच्चा है। अगर आप राम जी को भी आप कहें कि हाँ ठीक है, हमारा भगवान जो है वो आगे जाके अल्लाह ही बनता है, क्योंकि कई सिक्युलर हिंदू ये भी कहते हैं कि ऊपर एक ही है। हिंदू उसको शिव जी कहते हैं, विष्णु कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, ऊपर एक ही है। तो भी मामला नहीं चलना। क्यों? इसलिए कि आप राम को फिर प्रॉफिट नहीं मान सकते, कृष्ण को प्रॉफिट नहीं मान सकते, आप सिर्फ मोहम्मद को प्रॉफिट मान सकते हैं। तो इस्लाम बिल्कुल अलग है। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है दूसरे मजहबों से। ये एक सुपर मैसिस्ट आइडियोलॉजी है।
ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। ग्रीस बोट ट्रेजेडी, व्हाट इज फ्यूलिंग द पाकिस्तान माइग्रेंट एक्सोडस टू ग्रीस। देखें, पाकिस्तान से हर आदमी भागने के चक्कर में है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जो कि कभी पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनको अपॉर्चुनिटी भी आई थी, उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान के अलावा रह ही नहीं सकते, मुझे अपने भाई बहन चाहिए, मुझे अपने रिश्तेदार चाहिए, रोज शाम को अपनी माँ को ना देखूं तो ये तो फला। आज वो मर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। हर पाकिस्तानी बाहर जाने के चक्कर में है। ये ग्रीस में जो बोट उल्टी थी जो ग्रीस के पास, उसमें मरने वाले दो भाई एक गांव के थे पंजाब के। उनसे जाके रिपोर्टर ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, जाना चाहिए? बोला मैं तैयार हूं, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए का खर्चा है, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जाना मस्ट है। तो हालात पाकिस्तान कैसे हैं कि ये भागने के चक्कर में है। कहते हैं यहाँ मर मर के जी रहे हैं तो वहां पे एक बार मर जाएंगे, नहीं तो पहुंच गए तो फिर पूरे खानदान की वाह वाह। तो ये है कि, और पंजाबियों का ये एक मैंने देखा है इनका एक का, कि एक पहुंच जाता है तो पूरे खानदान को, बाद में पूरे गांव को लेके चला जाता है। मेरे अपने जानने वाले थे बेल्जियम में जब मैं रहता था, तो हॉलैंड में एक दोस्त का दोस्त था। पता चला वो आया कैसे था, वो ऐसे आया था कि इसकी बहन की शादी किसी डच पाकिस्तानी से हुई थी। इसकी बहन आई, उस जमाने में शायद नेशनलिटी फौरन मिल जाती थी। उसको जैसे ही नेशनलिटी मिली, बहन ने अपने शोहर को डिवोर्स देकर अपने सगे भाई से ऑन पेपर शादी करके उसको लेके आई। तो ये आ जाते हैं। तो ये बोट का जो क्राइसिस है, ये बदकिस्मती कह लें। और इसमें 100 से ज्यादा पीओके के लोग थे। हमने कभी नहीं देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के भारत से लोग इस तरह मर रहे हों विदेश जाने के लिए। अविनाश जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, आपका वीडियो जो मेमन पे था वो बहुत बढ़िया था। एग्जाम्पल अनिल अंबानी, गौतम अदानी, लाल कृष्ण अडवाणी आर ऑल लोहानाज। जी कारोबारी लोग होते हैं लोहाना, आर बिजनेस पीपल। और हमारी ओरिजिन भी लोहाना की है। मुझे एक ने बड़ी दिलचस्प बात की, उसने कहा यार तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम कभी कहते हो तुम्हारा सिंधी डीएनए, कभी कहते हो इंडियन डीएनए। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि देखें, डीएनए जो होता है ना वो हजारों साल की उसको होता है। तो 1600 सेंचुरी जो थी, तब तक हम सिंध में ही रहते थे मेमन लोग। और फिर 1600 के बाद हम गुजरात मूव हुए। तो अगर देखा जाए तो 700 साल गुजरात में रहे हैं, तो गुजरात की मट्टी का भी हम पे कर्ज है, और वो मट्टी भी हमारे अंदर है। और फिर सिंध तो हजारों साल की हमारी है। अब बात आती है डीएनए की, तो अगर डीएनए सिंध का है तो हिंद का है ना भाई। हिंद भी तो, सिंध भी तो हिंद है ना भाई। आज अगर 75 साल से पाकिस्तानियों के कब्जे में है तो क्या हुआ? अलग रियासत राजा दाहिर की सिंध की थी तो भी हिंद था ना भाई। उस वक्त तो सब छोटी छोटी रियासतें थी, लेकिन था तो एक हिंदुस्तान। तो भाई हमारा ओरिजिनल डीएनए इंडियन है, सब डीएनए सिंधी है, और उसके सब डीएनए में जाए तो गुजरात भी है। और फिर जब आप जबान देखें ना, गुजराती, मेमनी, सिंधी, काठियावाड़ी, कच्छी, ये सब मिलती जुलती जबानें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये एक ही जबान का हिस्सा है। और फिर गुजराती हिंदी की भी काफी मिलती जुलती है। तो ये सब एक ही दरख्त की शाखें हैं। दरख्त इंडिया है और उसकी एक शाख है सिंध, एक है गुजरात। अलग अलग शाखें हैं। हम वो परिंदे हैं जो कभी सिंध की शाख पे बैठते हैं, कभी गुजरात की शाख पे बैठते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। प्लीज इनवाइट जर्नलिस्ट सैयद मुजम्मिल शाह एंड वसीम अल्ताफ, यू मिस्ड माय अर्लियर सुपर चैट। देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, जैसे कल किसी ने भेजा कि ये देखें ये एक सरदार जी हैं, ये इतना खूबसूरती से खालिस्तानियों की क्लास लेते हैं, आप इनको बुलाएं। मैंने एक चीज नोट की है कि एक तो किसी को बुलाने में बड़ी मेहनत होती है भाई। उसका नंबर कांटेक्ट निकालो, सब कुछ करो, फिर कितने हफ्ते उसको रिक्वेस्टें करो, फिर वो आए भी अगर, तो मैंने देखा है कि रिजल्ट ये आता है कि पब्लिक इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करती। मेरे चैनल पे पुष्पेंद्र जी,
मेजर गौरव आर्या जी, सबूही जी, इन लोगों के इंटरव्यू तो बहुत अच्छे चले हैं। बाकी किसी का इंटरव्यू 20-25 हजार से ज्यादा व्यू नहीं हो पाते, वो भी मुश्किल से होते हैं। 10,000, 5,000। तो इतनी मेहनत के बाद मसला व्यू का नहीं है, मसला ये है कि इसका मतलब लोग नहीं देखना चाहते, तो ये मसला होता है। अब आते हैं मुजम्मिल शाह। तो मुजम्मिल शाह का मेरे पास बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। मैंने मुजम्मिल शाह जैसे कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से रिक्वेस्ट की थी, जैसे आयशा सिद्दीका हैं, जैसे गुल बुखारी हैं, ऐसे कुछ लोगों को इनडायरेक्ट कुछ दोस्तों के जरिए, आसमा शिराजी हैं, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो उन्होंने कहा आपके प्रोग्राम में हम नहीं आएंगे क्योंकि आप रॉ एजेंट हो, आप इंडियन हो, और आपके प्रोग्राम में आने का गुनाह हमें माफ नहीं किया जाएगा, आईएसआई हमें नहीं छोड़ेगी। तो ज्यादातर जो पाकिस्तान में बैठे हैं, अब जैसे हमारे अमेरिका में एक्स एम्बेसडर हैं हुसैन हक्कानी जी, हुसैन हक्कानी जी के इंटरव्यू के लिए मैंने, मेरा ख्याल है 14-15 महीने मेहनत की थी। 14-15 महीने तक हर महीने में उनको। अच्छा, मसला मैं किसी को ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ता, एक बार मना कर देना, खत्म हो गई बात। वो कहे ना आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ, फिर मैं महीने में एक आध बार याद दिलाता था। 14-15 महीने बाद हुसैन हक्कानी जी ने मुझे इंटरव्यू दिया। मेरा ख्याल है उसका भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि मैं फिर हिम्मत करूं वापस उनकी तरफ जाने की। इसी तरह कुछ इंडियन हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, वो भी यही। जी जी, आपको मैं, जी जी, बिल्कुल, अभी अभी ठीक है। 3-4 बार मैंने किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, या तो साफ मना कर दो, खत्म। अब आ गया आपका वसीम अल्ताफ भाई। वसीम अल्ताफ भाई से मेरे अच्छे ताल्लुकात डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे फेसबुक पे हमारे दोस्त है, वो फेसबुक पे फ्रेंडशिप है, और हम मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथ हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उनको बुलाऊंगा, तो उनको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। मुजम्मिल शाह बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि पाकिस्तान में रह के वो जिस तरह बोलते हैं ना यार, हिम्मत की बात है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट मुजम्मिल शाह के लिए, अगर कहीं से कनेक्शन बना तो, लेकिन वसीम अल्ताफ से मैं ट्राई करूंगा। अभिनाथ जी धन्यवाद। सर अगला वीडियो आपको पंजाबी खोजा शेख प्लीज बनाइए। प्लीज, वो लोग पंजाबी खत्री और महाजन कम्युनिटी से कन्वर्ट हुए हैं, ऑल आर बिजनेसमैन। पंजाबी खोजा तो मैंने कभी नहीं सुना। आगा खानी खोजा होते हैं, वो पंजाबी नहीं होते मेरा ख्याल है। हमारे कराची में बहुत हैं आगा खानी। अब तो भाग गए सारे, अमेरिका वगैरह, जैसे पारसी थे वो भी सब चले गए। तो फिर भी पंजाबी खोजा मैंने कभी नहीं सुना। शेख हैं, शेख पंजाबियों में कौम है, शेख रशीद जैसे लोग। हालांकि शेख रशीद जाली है, नकली है, ये शेख नहीं है असल। मैं क्या बोलूं, फिर लोग कहेंगे यार तुम घटियापने पे आते हो। इसकी माँ का सबको पता है, लाल हवेली किसने इसकी माँ से खुश होकर उसको दी थी। और ये आप गूगल पे शेख रशीद की लाल हवेली की हिस्ट्री निकाल कर देख लें। शेख रशीद बिलावल पे बातें करता है ना, तो शेख रशीद की अपनी भी अभी तक हिस्ट्री क्लियर नहीं है कि वो क्या है और किसका है। करण खतवानी जी, करण भाई नमस्कार। करण भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि भाई जरा, अगर कोई सिंधी, आप सिंधी हैं तो सिंधी हिंदू हैं अगर कहीं आपके नज़र में, तो हम मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाना चाह रहा हूँ असल सिंधियों का, जो कि सिंध छोड़ के चले गए हैं। कोई अमेरिका चला गया, कोई भारत चला गया, कोई कहाँ चला गया, वारिस सिंध के हैं वो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर राब्ते में हैं सिंधियों के, तो हम लोगों को, मैं भी असल सिंधी यानी लोहाना हूँ, और आज का भी पैदाइश भी मेरी सिंध की है। तो हमें एक ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप का, तो आपका मेरा तब राब्ता है व्हाट्सएप पे, तो प्लीज जरा इस पे गौर कीजिएगा। और भी कोई सिंधी भाई अगर सुन रहे हैं तो ईमेल पे राब्ता करें, तो मैं व्हाट्सएप पे उनके साथ मिलके, ताकि हम अपनी एक सिंध देश के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। नमस्ते sir. Current riots in France reminds of George Floyd incident in US. Do you think US establishment is against Macron as he is against US dollar and wants to get invited in BRICS summit? नहीं। पहली बात, हाँ एग्रीड, कि जॉर्ज फ्लॉयड, और इसमें बिल्कुल जॉर्ज फ्लॉयड भी पुलिस ब्रूटलिटी का शिकार था, उस पर पूरे अमेरिका में आग लगाई गई थी। हालांकि उसका ब्लैक से कोई ताल्लुक नहीं था। आप मुझे बताएं, उस पूरी मार कुटाई, रायट्स, हंगामे, कत्ल गारत की ब्लैक्स ऑफ अमेरिका को क्या फायदा हुआ?
एक टके का फायदा नहीं हुआ। इसी तरह ये भी एक लड़के की मौत को बना के मुसलमान शुरू हुए हैं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं एक बात, अभी तो इस फ्रांस में बहुत सारे और भी मुसलमान हैं नॉर्थ अफ्रीकन के अलावा, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। ये प्योर नॉर्थ अफ्रीकन, अल्जेरिया, मोरक्कन और ट्यूनीसियन 3 कौमों का काम है। अभी इसको आप पूरे इस्लामिक उसको नहीं देख सकते। तो ये भी एक बिल्कुल उस पे सिमिलरिटी है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का इसमें कोई ऐसा सच हाथ है, क्योंकि अमेरिका का नहीं है ये मैं समझता हूँ कि देखें एक नेक्सस है। आज सुबह की वीडियो में मैंने इस पे डिटेल में बताया है कि ये जो काम हुआ है ना फ्रांस में, हो रहा है जो भी ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का काम है। तो होता यह है कि ये तुर्की जो भेज रहा है ना सीरियन, ये सीरियन जितने आ रहे हैं ये आईएसआईएस के लोग हैं। वो आईएसआईएस इस्लामिक एमिरेट जो बनाई थी इन्होंने, इस्लामिक स्टेट, वो अमेरिका ने सीरिया में मामला खत्म कर दिया, जंग खत्म हो गई। अब ये सारे टेररिस्ट बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। उस वक्त क्या था कि इनके हाथ में बंदूक थी और जाते थे किसी के भी घर को लूटते थे, लड़की को गुलाम बना लेते थे। हिस्ट्री है पूरी, पता है हमें क्या हुआ था वहां पे। अब अचानक बेरोजगार हो गए। उस वक्त तो खुला डुल्ला खाता था, रोज नई लड़कियां आती थी, सुबह शाम नई लड़की इनके पास होती थी, खुला डुल्ला पैसा, खाना, गाड़ियां, लग्जरियां सब आती थी। अब सब बंद हो गया। तब इन सबको तुर्की धकेल रहा है इधर। तो माइंड सेट तो वही टेररिस्ट वाला है ना, ट्रेनिंग तो उनकी वही टेररिस्ट वाली है। वो यहाँ आके क्रिमिनल मुस्लिम गैंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और क्रिमिनल मुस्लिम गैंग्स ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका के हैं, ड्रग्स पेडलर्स, बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले, ये मिल के फिर ये मूवमेंट बनती है। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, तुर्की में, पाकिस्तान में, इनका हाथ है। अभिना की धन्यवाद। सर, द खोजा Ismaili Shias are also converts from Lohana. Jinnah was also from that community. His grandfather was the one who converted from सनातन। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्ना पोंजा। और बिल्कुल ये भी एग्रीड है कि खोजा इस्माइली जो थे ना, वो भी लोहाना कम्युनिटी के थे। लेकिन खोजा इस्माइली की एक और हिस्ट्री भी है कि ये अरब में भी थे। जब अब्बासी एम्पायर थी ना, बनु उमैया की खिलाफत के बाद अब्बासी खिलाफत आई थी जब, तो उस वक्त एक फातमिद खिलाफत भी आई थी। उसने भी बड़ा कयामत ढाई थी। इजिप्ट और कई मुल्कों पे कब्जा किया हुआ था और काफी साल चली थी, कई सौ साल चली थी फातिमिड एम्पायर। वो खोजाओं की थी, आगा खानियों की थी वो। तो खोजा में भी बहुत सारे लोहाना भी होंगे, लेकिन अरब भी थे, क्योंकि बेसिकली खोजा शिया हैं। इस्लाम में हजरत अली के मानने वालों को शिया कहा जाता है। और इमाम हुसैन के जो करबला हुआ था, इसके बाद से शिया और सुन्नी 2 सेक्ट बने थे। शिया 12 इमामों को मानते हैं कि इमाम हुसैन, फिर उनके बेटे जैनुल आबिदीन, और इस तरह 12 इमाम। आगा खानी भी शिया हैं, लेकिन आगा खानी मेरा ख्याल है 12 तक नहीं जाते, 6-7 इमाम पे इनका फिर अलग हो जाते हैं। और फिर इनका एक हाजिर इमाम होता है, जैसे आज प्रिंस करीम आगा खान है। जैसे कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था, वो कांग्रेस का था या मुस्लिम लीग का था, मुस्लिम लीग का शायद, सॉरी भूल रहा हूँ, मुस्लिम लीग का, सर आगा खान। वो करीम आगा खान के बाप थे या दादा थे, जो भी थे। तो आगा खानी, अब जैसे करीम आगा खान, आई डाउट कि वो लोहाना है। तो आगा खानियों में अरब भी हैं, क्योंकि शिया अरब से वो आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोहाना में भी आगा खानी होंगे, लेकिन क्योंकि लोहाना हिंदुओं से, फिर जब मुगलों की, मतलब इंडिया में मुसलमानों की जब एम्पायर थी, तो हिंदू ट्रेडर्स जो थे ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। फिर वो ट्रेडर, एक मिसाल है, कोई कारोबार है, उसमें 200 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो जो मालिक जब मुसलमान हो जाता था, तो नीचे वाले भी ऑटोमेटिक ज्यादातर मुसलमान हो जाते थे। तो वो बिजनेस के लिए, फायदों के लिए ज्यादातर, के जजिया नहीं देना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में, फैसिलिटीज में। इस्लामिक स्टेट है तो जाहिर है इस्लामिक स्टेट मुसलमानों को उधर प्रेफरेंस देती थी।
तो उस फायदे के लिए ज्यादातर ये मुसलमान होते थे। तो उसमें लोहाना में आगा खानी भी हुए होंगे और मेमन भी हुए, और कई गुजराती रहे, गुजराती भी हुए हैं, सिंधी भी हुए, जाहिर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आगा खानी, मेमन सिर्फ लोहाना है। मेमन जो है ना वो सिर्फ लोहाना है, यहीं के सिंध के लोहाना थे। वो फिर शुरू में 700 खानदान थे, 6,000 कुछ लोग, और वो फिर उनकी औलादें, वो मेमन हैं। लेकिन आगा खानी ब्रॉडर है, ये मेरी अपनी सोच है, फिर भी मैं इस पर रिसर्च करूंगा। मस्तियार जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ भाई, इंडियन opposition are so scared of PM Modi and desperate to defeat BJP that 16 parties have come together to bring him down, still fall। और ये 16 पार्टीज आपस में एक दूसरे को पसंद ही नहीं करती भाई। इनका तो अभी एक मीटिंग हुई है, अभी देखिएगा, अभी देखिएगा। मतलब आप ये समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन में लालू और नीतीश कुमार एक साथ लड़ेंगे? जब इलेक्शन की बारी आएगी तो यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, अखिलेश कितनी सीटों पे लड़ेगा, बाकी कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये सब झगड़े अभी अभी तो बहुत दिल्ली दूरस्थ। अभी तो ये सिर्फ मिलजुल के बैठ के खाने पीने के बहाने हैं। अभी ऑलरेडी केजरीवाल का कांग्रेस से झगड़ा चल रहा है। अभी साउथ इंडियन इतने ज्यादा अभी इसमें आए नहीं। इंडिया और ये जो 15-16 पार्टियां हैं, इनकी पिछले इलेक्शन में मोदी जी की सीटें 300 से ज्यादा थी बीजेपी की, और इनकी तो 50-60 थी, 100 थी ज्यादा से ज्यादा, सबकी मिला के। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोदी जी का हारना मुझे तो नजर नहीं आता। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। वाई इज मोदी साइलेंट ऑन मणिपुर राइट्स? ऋषिकेश भाई, आपके पास इसका जवाब हो तो बताइएगा, ये मेरा भी सवाल है। खाली यही सवाल नहीं है, मोदी जी वेस्ट बंगाल के हिंदू कत्लेआम पे भी खामोश थे, मोदी जी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी खामोश रहे, मोदी जी रेसलर्स वाले मसले पे भी खामोश रहे। हो सकता है वो, लेकिन उनका मतलब मोदी जी से मतलब है कि बीजेपी की एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होनी चाहिए। ये जो इश्यूज मैंने बताए, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट है, जैसे रेसलर्स प्रोटेस्ट है, जैसे वेस्ट बंगाल का है, जैसे ये है अपना मणिपुर, ये इतना दूर तक जाने की जरूरत क्यों पेश आई? इतना इनको लंबाया क्यों गया? भाई रेसलर्स का मामला था, शुरू में ही इनको बिठा के मामले, इनको एफआईआर कटवा के अदालत के हवाले कर देते तो आज शायद इस हद तक चीजें ना जाती कि इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का मसला होता। यही चीज मणिपुर का है, वहां पे क्रिश्चियन मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मार कौन रहा है, कौन नहीं मार रहा है, ये सवाल नहीं है, सवाल है कि सारे हिंदुस्तानी। तो बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, तो फिर इनका फर्ज है कि मसलों को ज्यादा लंबा ना करो भाई। तो ये मेरा भी सवाल है कि आई डोंट नो कि इस हद तक चीजों को जाने क्यों दिया। इसको फौरन जहां मसला शुरू हुआ वहां बैठ के मसले को हल करते। बैठ जाती कैबिनेट, डोवल साहब ले जाते, अमित शाह जी जाते, वहां पे बैठ के मसले को हफ्ता बैठे रहो भाई उधर, मसले को सॉल्व करके आ जाओ, लंबाया नहीं करो भाई। देश कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ लेंथी प्रॉब्लम्स। अभिनव जी धन्यवाद। आई मीन पंजाबी शेख, नॉट पंजाबी खोजा शेख। सॉरी, ठीक है, अग्रीड, हाँ, गलती से बोल दिया। नजम सेठी इज ए पंजाबी शेख एंड सेठी सरनेम टू इज कॉमन अमंग खत्रीज। जी जी जी, सेठी तो पंजाबी कास्ट है बहुत बड़ी इंडिया में भी। और बिल्कुल हाँ, पंजाबी शेख, तो पंजाबी शेख तो मैं भी कईयों को जानता हूँ। मैं बेल्जियम में जब रहता था तो मैं पंजाबियों में काफ़ी रहा हूँ शुरू में। और अजाइलम सेंटर में भी सारे पंजाबी थे, फिर हम अजाइलम सेंटर से निकले थे तो हमने मिल के घर लिए थे। तो हम 17-18 पंजाबी आपस में सुबह शाम साथ होते थे। इसके अलावा मैं 1 साल स्पेन में रहा हूँ तो टोटल पंजाबियों में रहा हूँ, तो कई शेख थे। और बिल्कुल ये भी बिजनेस कम्युनिटी है। और एग्रीड। मजीद यार जी धन्यवाद। सलाम सर, आई एम ए पारसी जोरास्ट्रियन विद पर्शियन एंसेस्ट्री। इट सेड दैट नो वन टॉक्स अबाउट आवर जेनोसाइड इवन वी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। देखें मस्तियार जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि मैंने लास्ट ईयर, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे लंदन में,
मुंबई का है। और उसने मुझे एक बार दावत दी कि लंच पे फलां रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। इसी तरह मेरी दोस्तियां बनी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ लोगों से कांटेक्ट होता है, तो मैं उससे मिलने गया, तो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि वो पारसी है। वहां पे उसने मुझे बताया, तो पारसी नाम सुनते ही मेरे दिल में वैसे ही मोहब्बत और इज्जत बढ़ जाती है जैसे मैं किसी हिंदू से मिलता हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि आरिफ भाई, ये हमारी हिस्ट्री है। इसने मुझे पूरा अपना बताया, हालांकि मुझे काफी हद तक पता भी था। तो उसने कहा था प्रोग्राम बनाओ मेरे हमारे ऊपर, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था लास्ट ईयर पारसियों के ऊपर। किस तरह ईरान में जब इनके ऊपर वो हुआ, तो गुजरात आए, गुजरात के राजा ने दो कंडीशन रखी थी कि आप एक तो हमारी कौम के ऊपर अपना धर्म यानी तबलीग नहीं करोगे, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करोगे, दूसरा हमारी जबान हमारी कल्चर हमारी उसको अपनाओगे। तो आज भी पारसी उन जबानों उन दो डील पे कायम है। पारसी किसी को कन्वर्ट नहीं करता। पारसी गुजराती बोलता है, हालांकि वो ओरिजिनल पर्शियन उसका है, लेकिन आपको सारे पारसी गुजराती, घर में भी उनके गुजराती चलती है, लोकल कल्चर को अपनाया है, अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये बड़ी इनकी काबिलियत की बात है। मैंने इस पे प्रोग्राम बनाया है। रहा सवाल जेनोसाइड का, तो इनके जेनोसाइड को 1000 साल हो गए, तो इसलिए अब लोग यहाँ पे कश्मीर जेनोसाइड पे नहीं बोले भाई, पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ। यहाँ पे केरला में 15 जेनोसाइड हो चुके हैं, उस पे नहीं बोले। तो ये शिकवा बनता तो है, लेकिन फायदा कोई नहीं है। एक और चीज है कि पाकिस्तान में एक सिस्टमेटिक पारसियों का जेनोसाइड हुआ। कराची बलोचों की बस्ती थी, जब अंग्रेजों ने इसको डेवलप करना शुरू किया, तो हिंदू सिंधी और पारसी और गुजराती, जिसमें मेमन थे और गुजराती हिंदू थे, ये इस शहर को डेवलप करने के लिए अंग्रेज ने इनको दावत दी थी। ये सब बिजनेस कम्युनिटी थी, तो इधर इन्होंने बिजनेस चलाया। मैं कराची में जमशेद टाउन का मेयर रहा हूँ। तो जमशेद टाउन जमशेद जी के नाम पे था, जो कि एक पारसी थे, जो कराची के मेयर थे अंग्रेजों के जमाने में। कराची के मेयर थे जमशेद जी। तो पारसियों का तो कंट्रीब्यूशन हिंदुओं की तरह पॉजिटिव ही रहा है जिस सोसाइटी में रहे। और ये है कि मैं इस पे वापस अगर कभी मौका आया तो मैं जरूर इस पे डिटेल बनाऊंगा। जी, अभिनाथ जी धन्यवाद। सर, जो अरब में फातमी से जो आए थे वो दाऊदी बोहरा थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दाऊदी बोहरा भी शिया थे और ख्वाजा इस्माइली भी शिया, लेकिन आगा खानी इस्माइलियों का एक सेक्ट है। अच्छा अभी जी, मैं इस पे फिर रिसर्च करूंगा, क्योंकि मेरी स्टडी हमारे मुसलमानों में जो हमें कहा पढ़ाई गई है बचपन से, जो हिस्ट्री, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, वो। हाँ जी। मैं आपके पास आ रहा हूँ 6 बजे तक। ओके, थैंक यू। तो वो जो हमें हमें जो पढ़ाया गया है वो ये है कि फातमीद है ना, ये आगा खानी थे, लेकिन मैं इस पे रिसर्च करूंगा। थैंक यू अभी जी फॉर पॉइंटिंग मी आउट। मेरी भी ये, क्योंकि मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि दाऊदी बोरा ने कभी बड़ी जंगें इन्वेजन ये सब नहीं की हैं, लेकिन अगर ये है तो फिर इट्स अ न्यूज फॉर मी। चैतन्य जरबाड़े, सर, just yesterday Russia warship came close to Taiwan. How do you see it? Why Russia is doing that? देखें, ये जो जंगों वाला मामला है ना, बड़ी जंगों वाला, जैसे ये यूक्रेन, इसमें है ना दूसरे इलाके तलाश किए जाते हैं। अपने इलाकों, अमेरिका की तो कोशिश होती है कि अपने इलाकों से दूर दूर जंगें करो। जैसे अमेरिका की जितनी जंगें अमेरिका से हजारों माइल दूर, अब यूक्रेन हुआ तो अब ताइवान। रशियन वारशिप का मेरी न्यूज नहीं है, मैंने अभी तक ये देखी नहीं है न्यूज, तो आई डोंट नो। रशिया का तो इन ताइवान चाइना के चक्कर में कोई नहीं आया भी होगा, अगर तो वो चाइना के सपोर्ट में आया होगा, क्योंकि अमेरिका रोज ड्रामे कर रहा है। हालांकि अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन 18 जून को गया था चाइना, तो इसने वहां बैठ के कह दिया कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के खिलाफ हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये ताइवान को प्रोवोक भी करते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यही यूक्रेन के साथ इन्होंने किया। फिर जंग होती है तो पीछे बैठ कर मरवाएंगे उनको। अब वो मरवा, हजारों मर गए, लाखों मर गए यूक्रेनियन,
अमेरिका ने मरवा दिया इनको। इसी तरह ताइवान का भी होगा, प्रोवोक कर करके जिस दिन चाइना गुस्से में आके ताइवान पे फौजें भेजेगा, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे, तो ये पीछे से हथियार भेजेंगे, मुजाहिदीन भेजेंगे, ये करेंगे। तो ये है। तो ऐसे में चाइना ने अभी जो रशिया में जो वैगनर ग्रुप की जो वो चली थी मूवमेंट, तो उस पे चाइना ने कहा था कि वी स्टैंड विथ रशिया। तो शायद उसकी वजह से रशिया का वारशिप गया होगा, होना कुछ भी नहीं। चाइना मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। रशियन ने बेवकूफ़ी तो नहीं की, मैं कहूँगा ज़्यादती थोड़ी बहुत कह सकते हैं, लेकिन रशिया को मजबूर कर दिया गया था। रशिया को मजबूर कर दिया गया था। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद। When is your next trip to India? Would like to see you as an analyst on Indian news channel before LS24. ऋषिकेश जी, अगर सिंपल लफ्ज में कहूँ ना, तो आई एम डाइंग टू कम टू इंडिया। मैं जब लास्ट ईयर आया था, तो जब मैं वापस घर पहुंचा था, तो मेरे जहन में तो ये था कि मैं कुछ ही महीनों में वापस इंडिया, अब मेरा लगातार रहेगा। आज तकरीबन 1.5 साल हो गया भाई। अंदर की कैफियत में बता नहीं सकता। मैं क्राइम पेट्रोल प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पे, वो रोज देखता हूँ। रोज का 1-2 एपिसोड, खाली यही मेरा टीवी है। मैच भी में जैसे एशिस चल रहा है, मैं 1 घंटे की इसकी हाईलाइट देख ली। लेकिन रात को जब मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा होता हूँ, अपलोडिंग कर रहा होता हूँ, तो सामने क्राइम पेट्रोल चल रहा होता है। उसमें क्या होता है, स्टोरियां होती है ना। ये फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली, अब जब उसमें सड़कें दिखाई जाती हैं, वो तो दिल कट के निकल आता है कि भाई कब जाऊंगा मैं। तो तरस रहा हूँ। हम मजबूर लोग हैं, हम अपने खर्चे पे नहीं जा सकते भाई। अपनी स्पॉन्सरशिप चाहिए बिल्कुल, जिसके लिए वीजा भी मिले। कोई स्पॉन्सरशिप होगी किसी ग्रुप की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, लेटर होगा कि हाँ भाई हम इसको बोर्डिंग लॉजिंग सब कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, ये वो। और मैं खाली इंडिया नहीं, दुनिया में जहाँ भी गया हूँ, लॉ ऑफ लैंड को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ होगी। पिछली बार आया था, एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि इतना बड़ा ट्रिप हो जाएगा। मैं तो सिर्फ दिल्ली का और गुजरात का सोच के आया था। तो मुझे टिकट यहाँ के इंडियन लोगों ने करके दी थी, मेरे इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने करके दी थी। और वीज़ा और रहने का दिल्ली में हमारा हिंद, ये ऊपर जो मेरा स्पॉन्सर है, उन्होंने करके दी थी। वहाँ पे मैं पहुँचा तो गाड़ी लेने आ गई थी उनकी, और इन्होंने एक घर किया था मेरे लिए बंदोबस्त सफदरगंज में। वहाँ पे मैं रहा जब तक रहा। गाड़ी मेरे पास फुल टाइम उन्होंने ड्राइवर के साथ रखी थी। गुजरात के लिए अमेरिका के मेरे गुजराती दोस्त हैं, उन्होंने कहा था हम स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे में जयपुर से डॉक्टर ओमेंद्रा जी और जे आहूजा जी का फोन आ गया कि यहाँ पे हिंदू सिंधी आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे तो मस्ट आए। तो वो मुझे लेने आ रहे थे, तो कर्नल RDX जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको जाना है जयपुर, तो मैं तो कल जा रहा हूँ, मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। तो मैं उनकी गाड़ी में फिर जयपुर चला गया था। जयपुर जोधपुर सारा उन्होंने बंदोबस्त किया, डॉक्टर ओमेंद्रा जी और जय आहूजा जी ने। वहां से फ्लाइट लेके मैं अहमदाबाद गया गुजरात के लिए। गुजरात गुजराती अमेरिका में जो थे, उन्होंने पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी को कहा था कि आप ये सारा सिस्टम उनका कर दें। तो उन्होंने सारा मुझे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गाड़ी आ गई थी, फिर आगे पूरा गुजरात करके वापस अहमदाबाद एयरपोर्ट पे छोड़ा, मैं दिल्ली आ गया। फिर हमारे पुष्कर अवस्थी जी हैं, मालिनी अवस्थी जी के भाई, वो मुझे लेने आ गए दिल्ली। उन वो मुझे लेके फिर गए मथुरा। मथुरा से हम आगरा, आगरा से होके हम लखनऊ। वहां पे लखनऊ में भी मेरा होटल वगैरह इन्होंने करा दिया था। लखनऊ से फिर अगले दिन मुझे ये अयोध्या लेके गए, और काशी भी ले जाने वाले थे, लेकिन वो इलेक्शन थे और शिवरात्रि थी तो कैंसिल हो गया। फिर वापस लखनऊ 2 दिन रहा, फिर मैं दिल्ली बाय एयर आ गया, और दिल्ली से फिर लंदन। तो यकीन माने, कुछ लोगों ने वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी कि कुछ यहाँ से तोहफे तायफ आप लेके जाएं। तो टोटल मेरी जेब पे 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ। लेकिन बहुत इतना जबरदस्त ट्रिप हुआ, सब स्पॉन्सर्ड था। सरकारी तौर पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, सरकार ने तो वीजा देने में भी बहुत सख्ती दिखाई थी, और वहां भी मेरे से कोई सरकार मिली नहीं, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन कोई नहीं मिला। तो आगे देखते हैं ऋषिकेश जी कब होता है चांस। अजीज दोस्तों, एक
ज़रूरी जाने का भी आ गया है फ़ोन, तो मुझे जाना है, दूर है वो जगह, पहुँचते-पहुँचते भी मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। संजय भाई नमस्कार, थैंक यू। यूएसए कब आ रहे हो? भाई अगेन वही जवाब जो अभी मैंने इंडिया के लिए दिया। यूएसए के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि जब से पहले तो यूएसए बहुत आया, आखिरी में ह्यूस्टन आया था हाउडी मोदी के ऊपर, जब वो अमेरिका में मोदी जी आए थे ट्रम्प के उस पे, तो उस पे मुझे मेरे एनजीओ ने भेजा था, तो मैं 4 दिन के लिए ह्यूस्टन आया था। लेकिन उसके बाद कोविड आया, और इसके बाद मेरा भारत परिवार सोशल मीडिया के ज़रिए इतना बढ़ गया, लेकिन कोई अमेरिका जाने का भी कोई चांस अभी तक तो कोई पता नहीं। जब जहाँ जो बुलाएगा हम चले जाएंगे संजय भाई। थैंक यू वेरी मच संजय भाई, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है व्हाट्सएप पे और दूसरी जगहों पे आपका। तो महेश तुरानी जी, व्हाई डू यू थिंक उद्धव ठाकरे हैज बिकम ए मेसिया ऑफ द मुस्लिम्स? इज एनसीपी बाइटिंग हिम? देखें, उद्धव ठाकरे जी से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप यकीन माने, मैं छोटी उम्र से बागी रहा हूँ। मुझे ऐसे ही इंडियन एजेंट कहते हैं, लेकिन मेरे रग रग में इंडियन बसा हुआ है। मैं बाल ठाकरे जी का बड़ा फैन रहा हूँ, छोटी उम्र से, जब पाकिस्तान में उनसे नफरत की जाती थी। हर जगह बाल ठाकरे जी से जितनी नफरत थी, किसी इंडियन के नसीब में उस जमाने में नहीं थी। और मैं हैरान हूं कि कहाँ उनकी औलाद शिवसेना को लेके आ गई है यार। ये तो शिवसेना नहीं थी भाई। अगर अयोध्या राम मंदिर बनना था, तो सबसे आगे शिवसेना को होना चाहिए था। अगर मुसलमानों की गलत कार्यों पे किसी ने आवाज उठानी थी, तो सबसे आगे शिवसेना को हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि बाल ठाकरे जी की आत्मा को उनकी औलाद बहुत दुख पहुंचा रही है, और ये सिर्फ वोट बैंक है। आप समझते हैं, जिस तरह बीजेपी की पीठ में छुरा मार के उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद में जाहिर है फिर एकनाथ जी ने वो छुरा वापस मार दिया, तो वो फिर टिट फॉर टेट हुआ। लेकिन जिस तरह उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने थे, वो मॉरली गलत था। आप समझते हैं बाल ठाकरे जी ऐसा करते? नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो आज की शिवसेना, आज के उद्धव ठाकरे जो है ना, ये बाल ठाकरे जी की लेगेसी को बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें एनसीपी का तो किरदार आपको पता ही है कि हमेशा से क्या रहा है। 26/11 के बाद भी इन्होंने क्या कहा था, क्या किया था, ये आपको अच्छी तरह पता है। उस वक्त भी किताब भी छाप दी थी, और एनसीपी वालों ने पूरी तैयारी रखी थी कि इन आतंकवादियों को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बना के पेश करना है। ये तो हमारे कौन थे जो पुलिस वाले शहीद हो गए और जिंदा पकड़ा, अजमल कसाब को, वरना तो एनसीपी ने तो पूरी तैयारी की थी। फिर दाऊद इब्राहिम के साथ इनके क्या कनेक्शन रहे हैं एनसीपी, ये आपको अच्छी तरह पता है कि दाऊद इब्राहिम जाहिर है महाराष्ट्र का ही था, वहीं उसने मुंबई पे कब्जा किया हुआ था, मुंबई पे फिर एनसीपी होती थी। तो क्या कनेक्शन है, ये आप खुद जोड़ लें महेश भाई। अजीज दोस्तों, अभी मोहन साहब का आखिरी सवाल ले लेते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन अमजद अयूब मिर्जा जी, पीओके जीबी, भारत पाक वार, पाक न्यूक्लियर वेपन एंड फ्यूचर ऑफ इस्लामिक स्टेट्स? ओ माँ, अभी जी इतने सारे सवाल। अमजद अयूब मिर्जा जम्मू से हैं, पीओके से। और ये है कि अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन लोगों को बताएं। उनको इस सोशल मीडिया में इंट्रोड्यूस एक तरह से मैं नहीं कराया था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे छोटा मोटा इनका ट्वीट ट्वीट कभी कभार आ जाती थी, लेकिन फिर जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, इसके बाद पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करना शुरू किया। तो सही है, एक प्लेटफॉर्म है, वो अपने उनका सोर्स ऑफ न्यूज़ है, जिस हिसाब से चीज़ें बताते हैं। बाकी आपने कहा कि भारत पाक वार तो हो गई ना, भारत वार पाक वार, मोदी जी ने बगैर जंग लड़े पाकिस्तान को मट्टी चटा दी। पाक न्यूक्लियर वेपन्स एंड फ्यूचर ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। पाक न्यूक्लियर वेपन नॉन एग्जिस्टेंट है मेरी नज़र में, एक डराने की चीज़ है। अंदर खाने क्या है, लेकिन जो भी है अंदर खाने, वो अमेरिका के कब्जे में है। और फाइनली इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई जब, इससे पहले कहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म था? एक तो इस्लामिक एम्पायर्स थी,
ओटोमन एम्पायर खत्म हुई, तब तक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म सिर्फ सरकारी था, और फिर कॉलोनाइजेशन में तो बिल्कुल नहीं था एक्सट्रीमिज्म। कब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म किया था अंग्रेजों के दौर में? तो कहीं नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर आई, कहां था इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म? इक्का दुक्का फलस्तीनी का हवाले से हम सुनते थे, बाकी कहीं नहीं था। वो भी एक स्पेसिफिक फलस्तीन इशू पे था। ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आया है कोल्ड वॉर के बाद। जब सोवियत यूनियन टूटा तो अमेरिका को अपनी वार मशीन को जिंदा रखना था, तो एक दुश्मन की तलाश थी। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आप देख लें हिस्ट्री उठा के, अफगान वार से शुरू हुआ है 79 से, इससे पहले कहाँ होता था? इसके बाद सारा दुनिया में जो हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने बताया था अपने इंटरव्यू में 2-3 साल पहले अमेरिका में बैठ के, कि हमें तो सीआईए ने कहा था, तो हमने पूरी दुनिया में वहाबी मदरसे और एक्सट्रीमिस्ट मदरसे बनाए और एक्सट्रीमिज्म की तरफ हमने इन्वेस्टमेंट की। तो ये सब सीआईए का बनाया हुआ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। इसका फ्यूचर तब तक है जब तक कि अमेरिका के लिए यूजफुल है। जिस दिन, आफ्टर ऑल बुजदिल है मुसलमान, जिस दिन वेस्ट ने सोच लिया कि अब हमें इस दुश्मन की जरूरत नहीं है, खत्म। आज भी इनको पाल रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए कि इनको चाइना रशिया से खतरा है, तो ये भिड़ाना चाहते हैं कि कल को जरूरत पड़ी तो हाँ, रशियन तो कम्युनिस्ट है, चलो, जैसे पहले मुसलमानों को रशियन से लड़ाया था, और चाइनीज हो तब इनको उगर याद आ जाएंगे, सब कुछ होगा, और फिर ये देखना किस तरह इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को तो पाल रहे हैं अभी। तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का फ्यूचर उस वक्त तक है जब तक अमेरिका चाहता है। अजीज दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, एक जगह पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।